अभी तो पूरी तरह से मॉनसून आया भी नहीं है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल गई है। देश की राजधानी दिल्ली का PWD डिपार्टमेंट ये फोटो ट्विटर पे पोस्ट करके आपको यही बता रहा है कि विकास की चरम सीमा आ गई है। अब तो सरकार को ही एक नया बजट आइटम ले आना चाहिए। प्रधानमंत्री उद्घाटन एंड रोड शो योजना। $8 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भारत के युवाओं को जॉब्स क्यों नहीं दे पाया है? बैंगलोर में एक आदमी ने खराब रोड्स के चलते BBMP पर 50 लाख का मुकदमा कर दिया फॉर फिजिकल एगनी एंड इमोशनल ट्रॉमा। रोज गड्ढों वाली सड़क पर जाने से उसकी सेहत पर बहुत असर पड़ा और उसे सीवियर नेक और बैक पेन हो गया। आज कितने ही लोग कमर के दर्द की बेल्ट लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते मिल जाएंगे। ध्यान से देखें तो वाकई हमारी सड़कों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का असर हमारी सेहत पर पड़ता है। बैंगलोर की म्युनिसिपैलिटी से शायद ही इस शख्स को कोई हर्जाना मिले, पर खराब और टूटते इंफ्रास्ट्रक्चर का हर्जाना हम रोज अपनी सेहत से चुका रहे हैं। पोल्यूशन से होने वाले बीमारियों से लेकर ट्रैफिक का स्ट्रेस, टाइम से ऑफिस पहुंचने की टेंशन के पीछे इल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। और तो और कभी बिलबोर्ड तो कभी ब्रिज आपके ऊपर टूट सकता है। अभी तो पूरी तरह से मॉनसून आया भी नहीं है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल गई है। 37,000 करोड़ लगाकर बनी मुंबई मेट्रो लाइन को तारपोलिन से ढका जा रहा है। पहली ही बारिश में कुछ जगह पर अंडरग्राउंड मेट्रो में पानी भर गया। शायद मुंबई वालों को पहले से पता था कि पानी यहीं भरेगा, तभी इस लाइन का नाम एक्वा लाइन रखा गया है। यही होती है स्मार्ट प्लानिंग। दिल्ली में पिछले दिनों थंडरस्टॉर्म्स के चलते 75 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा और दिल्ली श्रीनगर की एक इंडिगो फ्लाइट को काफी डैमेज हुआ। उसके पैसेंजर्स बाल बाल बचे हैं। तो सड़क और मेट्रो ही नहीं, एयर ट्रैवल के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नाक कट गई। बताया जा रहा है कि सरकार ने पिछले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड बनाने, रेलवे लाइन बिछाने, टेलीकॉम का टावर लगाने जैसे कामों पर 11 लाख करोड़ खर्च किया है। फिर तो हमारे शहर खूब स्मार्ट बन गए होंगे। हर तरफ उड़ती धूल बता रही है कि डेफिनेटली सड़क और हाईवे बहुत बन रहे हैं, पर क्या आम जनता की तरक्की का रास्ता खुल रहा है? आइए बात करते हैं इस एपिसोड में। ऐसा नहीं है कि इस देश में विकास हो नहीं सकता, पर भ्रष्टाचार में लिपटा विकास, कमजोर सीमेंट से रिश्ता विकास और रिश्वत से पिसता विकास कैसे उभर कर सामने आएगा? मुंबई की मीठी नदी को हर साल मानसून से पहले साफ करने की जरूरत पड़ती है, पर इस साल काम अटका हुआ है और डीसिल्टिंग के काम को लेकर 65 करोड़ का स्कैम हो गया है। इसमें 3 BMC अधिकारी और 5 कॉन्ट्रैक्टर समेत 13 लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। फेक MOUs बनाकर अपने जानकार लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देकर कई तरह से फ्रॉड किए गए। सोचिए, मुंबई के लोगों के साथ तो धोखा हो गया ना। ये नदी 22 किलोमीटर बहती है और शहर के पानी की निकासी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस पर काम अब अटका हुआ है, जिसकी वजह से पहली ही बारिश में इसके आसपास के इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया। रिसेंटली नोएडा में एक अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉड सामने आया। यहाँ 3 बिल्डर्स को स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसके लिए जमीन भी दी गई थी, पर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय इन कंपनियों ने ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना दिए। प्रोजेक्ट बनने से पहले ही घर खरीदने वालों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स भी दे डाले। अब CBI ने इस मामले में 3 डेवलपर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि इन बिल्डर्स की वजह से सरकार को 9,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और उन होम बायर्स का क्या उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के पूरे पेपर्स मिलेंगे? क्या उनका खरीदा गया सपनों का मकान लीगल होगा? ऐसे कोई 1-2 नहीं, कई सारे रियल एस्टेट के फ्रॉड्स हो रहे हैं। पिछले साल का प्रॉप इक्विटी का डेटा बताता है कि देश में करीब 2000 प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हैं। इन प्रोजेक्ट्स में 5 लाख हाउसिंग यूनिट्स बननी थी। जो फ्लैट्स बन भी रहे हैं वो 4-5 साल की देरी से मिल रहे हैं। यूं ही नहीं, देश में आम आदमी के लिए रहने की जगह कम हो गई है। सभी शहरों में रेंट बढ़ रहे हैं, पर उसी स्पीड से हाउसिंग यूनिट्स नहीं बढ़ रही। वो लग्जरी यूनिट उसकी अलग स्टोरी है। नोएडा, गुरुग्राम में 7-8 करोड़ के लग्जरी विलास फटाफट बिक रहे हैं। इनफैक्ट देश की सबसे महंगी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डील पिछले ही दिनों हुई है। USV फार्मा की चेयरपर्सन लीना तिवारी ने मुंबई के वर्ली इलाके में 2 अल्ट्रा लग्जरी सी फेसिंग डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदे। इनकी कीमत 639 करोड़। इतने में तो वो चंद्रयान 3 को मून पर भेज सकती थी। इन्हीं अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स की ऊंची दीवारों को पार कर आप देखेंगे तो वही एक दूजे पे टिके हुए घर हैं। घरों के बाहर खुले नाले हैं और गंदगी के ढेर हैं। रिसेंटली
रिसेंटली यूपी में कई वाटर टैंक्स टूटने की घटनाएं सामने आई। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कैसे 40 दिन में 3 टंकियां गिर गई। लखीमपुर में 3.5 करोड़ की लागत से बना जल जीवन मिशन का वाटर टैंक चालू होते ही बर्स्ट हो गया। अब जिस एजेंसी को ये काम दिया गया था उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यूपी के सीतापुर में 5.31 करोड़ लगाकर बना एक और जल जीवन मिशन का वाटर टैंक 2 महीने के अंदर ही टूट गया। किस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है? अरे ऐसा मत सोचिए, डबल इंजन की सरकार है तो भ्रष्टाचार भी डबल ही होगा ना। पिछले साल बिहार वालों को योगी जी ने बताया था कि यूपी में तो 24 घंटे बिजली आती है, और कुछ ही दिन पहले यूपी के एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में 4 औरतों ने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट में बच्चों को जन्म दिया। इससे आपको ये सीख मिलती है कि डबल इंजन में डबल जुमला भी होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यूपी बिहार छोड़ दीजिए, मेट्रो सिटीज में तो विकास हो रहा है ना? जी बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली का PWD डिपार्टमेंट ये फोटो ट्विटर पे पोस्ट करके आपको यही बता रहा है कि विकास की चरम सीमा आ गई है। ध्यान से देखिए, इतनी अत्याधुनिक मशीनों से नालों की डीसिल्टिंग का काम हो रहा है। कितने रोबोट लगे हैं, ड्रोन से अंदर तक देखा जा सकता है। सेफ्टी इक्विपमेंट तो वर्ल्ड क्लास लगता है। क्या आपको दिखाई नहीं दिया? ऐसे ही देश की एक पूरी जनसंख्या के लिए विकास बस एक छलावा ही है। पिछले साल नवंबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसका अनुमान था कि आजादी के बाद से लेकर 2024 तक सभी सरकारों ने मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगभग $14 ट्रिलियन खर्च किया है। 1 ट्रिलियन का मतलब है 1 लाख करोड़। 14 ट्रिलियन का मतलब हुआ 14 लाख करोड़ डॉलर। रुपए में कन्वर्ट करने पर इसकी आज की कीमत हुई लगभग 1200 लाख करोड़। इसका आधे से ज्यादा खर्चा लगभग 8 ट्रिलियन डॉलर पिछले 10 सालों में खर्च हुआ है। रुपए में देखें तो ये हुआ 687 लाख करोड़, और किसी भी स्कीम पर डेफिनेटली इतना पैसा नहीं लगाया गया होगा। सो व्हाट हैपेंड टू दिस मनी? कहाँ है ये पैसा? बजट 2024-25 में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा एलोकेशन मिला, 11,11,1111 करोड़, जीडीपी का 3.4%। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सभी सरकारों का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यही है जिसमें विकास दिखाई देता है। अपने काम के प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं, देखो हमने इतने ब्रिजेस बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, इतने किलोमीटर की सड़क बनाई, एटसेट्रा। जैसे प्रधानमंत्री वैसे तो 18 घंटे काम करते हैं, पर अपना काम दिखाने के लिए उन्हें भी वंदे भारत तो कभी किसी फ्लाईओवर का उद्घाटन करना पड़ता है। 135 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल हैं। इनमें से ज्यादातर मोदी जी ने खुद ही अपने कर कमलों से इनॉग्रेट की हैं। कुछ को उन्होंने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। 2023 में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च पर 5.6 करोड़ का खर्चा आया। इनमें से 2 का तो ऑनलाइन इनॉग्रेशन हुआ, फिर भी 2.5 करोड़ का खर्चा आया। क्या इसका बजट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होने वाले खर्चे में जोड़ा जाता है? फिर हर साल प्रधानमंत्री कितने रोड शोज करते हैं, क्या इसका बजट भी इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है? अब तो सरकार को ही एक नया बजट आइटम ले आना चाहिए, प्रधानमंत्री उद्घाटन एंड रोड शो योजना, PMURY। एटलीस्ट कायदे से ऐसे इवेंट्स के लिए पैसा एलोकेट किया जा सकेगा। पर सवाल वही का वही है, पिछले 10 सालों में जो 8 ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया गया है, उसने आम जनता की मुश्किलें हल क्यों नहीं की? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के की ड्राइवर्स वही 3-4 सेक्टर हैं। एक है हाईवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स, जिनके नंबर्स डेफिनेटली बड़े हैं। इंडिया का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2014 से 91,000 किलोमीटर से 2024 में 1,46,000 किलोमीटर हो गया। वाओ, इसका फॉर्मूला भी जान लीजिए। एक तो कई स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में मिला लिया गया। दूसरा है कैलकुलेशन मेथड। मानो आपने 4 लेन का 1 किलोमीटर का रोड बनाया, इसको 4 किलोमीटर गिना गया। पर साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स डिले पे डिले हो रहे हैं। सरकार ने ही माना कि 43% प्रोजेक्ट शेड्यूल के पीछे हैं। इससे 5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ रहा है।
नितिन गडकरी ने खुद ही पार्लियामेंट को बताया कि भारतमाला परियोजना के 637 प्रोजेक्ट किसी न किसी कारण अटके हुए हैं। 2024-25 में एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट की सेल में भी कमी आई है। 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, 2024 में 157 एयरपोर्ट्स हैं। हमारे पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। 2014 में 800 मिलियन टन पर एनम से 2024 में 1630 मिलियन टन पर एनम। लेकिन पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का नाम लेते ही आपको किस शख्स की याद आती है? क्या लगता है इनका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है कि देश का? रेलवे के पैसेंजर बढ़े हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रेन्स भी बढ़ी हैं, पर उनमें आम आदमी वाली नॉन एसी कोचेस कम कर दी गई हैं। जनरल बोगी बेशक न बढ़ी हो, पर स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरास बढ़ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्षेत्र है जिसका डायरेक्ट असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। पर इतना पैसा बहाने के बावजूद इन सब क्षेत्रों की हालत ढीली है। कितना मेक इन इंडिया चलाया, पर सब बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसी अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.4% रही। पिछले साल अप्रैल में ये 4.2% थी। क्यों प्रधानमंत्री फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्लांट्स का उद्घाटन करते नहीं दिखते? $8 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भारत के युवाओं को जॉब्स क्यों नहीं दे पाया है? इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा वाकई पानी की तरह बहाया जा रहा है। पूरा ही देश अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है और विकास धूल में कहीं छिप गया है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम विकास को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों ये बार बार प्रकट होते होते रह जाता है? के-शेप्ड इकोनॉमी आपने सुना होगा। जब इकोनॉमी इस तरह काम करे कि कुछ लोग ऊपर तरक्की की दिशा में जाएं और कुछ लोग नीचे बदहाली की दिशा में। हमारे देश की भयानक इनइक्वालिटी के चलते विकास की भी दो राहें हो गई हैं। एक छोटी सी लकीर ऊपर की तरफ जा रही है, जहां देश के अमीर हैं, इनके लिए वाकई विकास हो रहा है। ज्यादा एयरपोर्ट बनने से ये सीधा अपने घर से निकल कर कहीं भी जा सकते हैं। हाईवेज और रेल नेटवर्क से इनके बिजनेस को फायदा मिलता है। सोचिए, दिल्ली और वाराणसी के बीच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है। डेली लगभग 14 ट्रेन चलती हैं, बस सर्विस भी है। पर यहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होती है। इसकी टिकट 1800 से 3000 रुपए है। जाहिर है 10,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता, और जो इस ट्रेन से ट्रैवल करता है वो आसानी से फ्लाइट भी ले सकता है। मतलब उसके ऑप्शंस बढ़ गए हैं, उसकी दुनिया का विस्तार हो रहा है और गरीब आदमी को एक सपना बेचा जा रहा है। अब बुलेट ट्रेन इंडिया में जल्द ही आ भी जाए तो गरीब आदमी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे देश का सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली कार वालों के लिए डिजाइन किया गया है। सड़क पे चलने वालों को खुद ही आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आपके शहर में भी एक पुल जरूर होगा जिस पर 2 व्हीलर या पैदल चलकर जाना अलाउड ही नहीं है। तो बताइए, आपके लिए वो डेवलपमेंट कैसे हुआ? हाल ही में डाउन टू अर्थ ने एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स निकाली है, हाउ इंडिया मूव्स, जिसमें उन्होंने कई शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को परखा। उन्होंने दिखाया कि कोची का मेट्रो और बाकी यातायात सिस्टम सिटी के साथ बेहतर ढंग से कनेक्टेड है और शहर की जरूरत के हिसाब से लास्ट मिनट कनेक्टिविटी तक पहुंचाता है। इससे प्राइवेट व्हीकल की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती और आम आदमी मेट्रो से, फेरी से, ऑटो और बस से अपनी जगह पहुंच सकता है। वहीं हैदराबाद के अर्बन डिजाइन में मेट्रो आने के साथ बस, साइकिल और पैदल चलने वाले पीछे छूट गए हैं और मेट्रो की सर्विस भी उतनी रिलायबल नहीं है। बस में खूब भीड़ है और इनकी डिमांड भी है, फिर भी बस की सर्विस कम की जा रही है। 2014-15 में वहां 3811 बस थी। 2024-25 में सिर्फ 3042 बस रह गई हैं। यही हाल बैंगलोर और मुंबई का है, जहां बसेस की फ्लीट्स डिमांड होने के बावजूद कम की जा रही हैं। मुंबई के बेस्ट के पास 2009 में 4400 बसेस थी, जो आज सिर्फ 2800 रह गई हैं। इनमें से भी आधी से ज्यादा बस कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई है। बेस्ट की खुद की बसेस की संख्या बस 795 है। सोचिए, देश के फाइनेंस कैपिटल की बसेस की ये हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वो चीजें जो गरीब जनता की मदद कर सकती हैं, उनका ही हाल सबसे बुरा है। जैसे फुटपाथ जिस पे आदमी बिना एक्सीडेंट के चल सके, जैसे ढंग का पानी निकासी सिस्टम जो हर बारिश में गंदगी से भर न जाए, साफ सुथरे रोड जिनके गड्ढे यमराज को न्योता ना दें, एक अफोर्डेबल और रिलायबल टेलीकॉम सिस्टम, सस्ता और रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अफोर्डेबल बिजली और पानी एंड ऑफ कोर्स अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल्स। पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है,
सभी को बस चमचमाती बिल्डिंग्स, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर्स और हाईवेज दिखाई देते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन तो अब ऑफिशियली खत्म भी हो गया है। इसमें लगाया गया 1,64,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस किया गया। एलईडी लाइट्स और सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, पर बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट सबसे पीछे छूट गया। तभी पहली ही बारिश में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे करप्शन की गंदगी वापस उभर आई है। क्यों हम ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान नहीं देते? ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और रखरखाव हम आज भी कास्ट सिस्टम के ऑपरेशन पर छोड़ रहे हैं। सिस्टम के अंदर ही एक ब्राह्मणवादी सोच है, जिसे लगता है कि ड्रेनेज प्लान करना उनका काम ही नहीं है। तभी तो बाकी सब डेवलप्ड देशों ने ना सिर्फ अच्छे ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं, पर वहाँ उनकी रखरखाव की मशीनें भी कब से आ चुकी हैं। इतने सारे ड्रोन्स और मिसाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या ड्रेनेज साफ करने की कुछ मशीनें इंपोर्ट नहीं कर सकते? स्मार्ट का मतलब क्या है कि आप बिना टक्कर खाए सड़क पर चल सको। आप ऑफिस जाने के लिए ट्रैफिक की चिंता किए बिना निकलो। घर लौटते वक्त कोई पुल आपके ऊपर ना आ गिरे। आपके घर के आसपास गंदगी ना हो, नल में पानी आए और बटन दबाने पर पंखा चल पड़े। इतनी स्मार्टनेस से ही देश के 90% लोगों का काम चल सकता है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा रियल इंटेंट की जरूरत है। गवर्नेंस की ऐप के बजाय एक्चुअल गवर्नेंस की जरूरत है। सबसे पहले मेंटेनेंस को प्रायोरिटी देनी होगी। हर साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का कम से कम 25-30% हिस्सा पुराने ढांचों की मरम्मत, रेट्रोफिटिंग और सेफ्टी ऑडिट में लगना चाहिए। नया बनाने से पहले जो बना है उससे संभालना जरूरी है, ताकि एयरपोर्ट की छत और फ्लाईओवर का हिस्सा आपके ऊपर ना गिरे। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन का हिस्सा बनाना होगा। फ्लड और हीट को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने की जरूरत है। शहरों में ग्रीन स्पेसेस, वाटर अब्सॉर्प्शन जोन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी। नॉर्थ ईस्ट की भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड्स को देखिए। अब तक लगभग 50 लोगों के मरने की खबर है। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज के चलते भारी क्षति का अनुमान है। अब हम एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग नहीं कर सकते। वेटलैंड्स को भरकर उनके ऊपर बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। लोगों से जमीन छीन कर उनके जंगल खत्म कर इंफ्रास्ट्रक्चर का नारा नहीं बुलंद कर सकते। सबसे बड़ा बदलाव होगा लोएस्ट बिडर सिस्टम को खत्म करना। काम उस कॉन्ट्रैक्टर को मिले जो क्वालिटी डिलीवर करे, ना कि सिर्फ सबसे सस्ती बोली लगाए। मेघा इंजीनियरिंग जैसे केसेस ने दिखाया है कि सस्ती बोलियां आखिर में महंगी पड़ती हैं। चंदे के बदले धंधे के बजाय पब्लिक ऑडिट्स, ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स को एनकरेज करना चाहिए। और आखिर में लोकल गवर्नमेंट्स के हाथ में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। म्युनिसिपल बॉडीज और पंचायत को अधिकार, ट्रेनिंग और प्रॉपर फंडिंग देनी चाहिए, ताकि वो ग्राउंड लेवल पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपनी जरूरत के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। लोकल लेवल पर जॉब्स भी क्रिएट हो और मॉनिटरिंग भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मकसद सिर्फ सबसे बड़ा बनाना नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर तब मजबूत होता है जब वो लोगों के भले के लिए काम करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।